भारत तथा शिक्षा। तो हमारा जो सेकंड पेपर है वो है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन का क्या मतलब होता है कंटेम्परेरी का, यानी कि आज के टाइम में, ठीक है। और एजुकेशन, एजुकेशन है ही बेटे। एजुकेशन हमारी, अगर देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, 3 तरह से होती है हमारी। कौन-सी? सबसे पहले क्या हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है और हमारी हायर एजुकेशन है। तो जो हमारी एजुकेशन है, उसका ढाँचा क्या है? हमारी एजुकेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? हमारी एजुकेशन सिस्टम में कौन-कौन से चेंजेज़ आए हैं? कौन-कौन सी पॉलिसी बनी है? कितने एक्ट बने हैं हमारी एजुकेशन के लिए? और कितने चेंजेज़ हुए हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें इस जो सब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है बेटा, आज मैं पहले आप लोगों को थोड़ा-सा सिलेबस के विषय में बताऊँगी कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान और शिक्षा। हमारा भारत का संविधान क्या है, ये कैसे बना है, इसकी कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एम्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कितनी, इसकी कितनी प्रेम्बल्स हैं, इसकी, इसको एक तरह से हमारे जो संविधान को, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल हमारा संविधान है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी बार इसमें चेंजेज़ हुए हैं, किस आर्टिकल के तहत क्या दिया गया है। जैसे मान लो आर्टिकल जो 15 है वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 30 है, वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 ए में जैसे बताया गया है कि सभी बच्चों के लिए एजुकेशन अनिवार्य है। आर्टिकल 21 में बताया है कि बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए। उसी तरह से जो हमारा आर्टिकल 17 है उसमें हमारा अस्पृश्यता, यानी कि छुआ-छात के विरोध में कानून बनाया गया है। तो इस तरह से हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं और बहुत सारी इसमें धाराएँ हैं। और ये नहीं कि हमारा जो संविधान है, वो सिर्फ़ हमारे देश की जो संविधान सभा बनी थी, उसी ने तैयार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे जो देशों से बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं। जैसे नीति के निर्देशक सिद्धांत का, वो कनाडा से हमने लिए हैं, अमेरिका से भी हमने, जैसे डेमोक्रेसी है वो लिए हैं, आयरलैंड से भी हमने ली हैं। तो बहुत सारे संविधानों को देखकर उनसे कुछ जो-जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने ग्रहण की हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कौन-कौन से प्रोविज़न है, इसी के अंतर्गत क्या है कि एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, और आर्टिकल 14, 15, 16, 30 और 51, ये आर्टिकल मेन माने गए हैं हमारे एजुकेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि राइट टू एजुकेशन क्या है, यानी कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन कब आया था आरटीई हमारा? 2009 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सभी बच्चों के लिए एजुकेशन अनिवार्य है। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट यूनिट का पार्ट था बेटा। इसके बाद जो हमारी सेकंड यूनिट है, उसमें क्या आता है कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़, हमारे बहुत सारे कमीशंस, कि कितने कमीशन हमारे बैठाए गए थे हमारी एजुकेशन के लिए। इसमें जैसे सबसे पहले हमारा आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, 1952-53 में। इसके बाद हमारा कमीशन आया था एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और बेटे लास्ट ईयर अभी जो 21 में था, उसमें ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया था कि जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है 1964-66, वो क्या है? उसमें कौन-कौन से हमारे एजुकेशन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं? कौन-कौन सी पॉलिसी के तहत इसमें किस आर्टिकल के विषय में बताया गया है?
इसके बाद हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, यानी कि जो हमारी शिक्षा नीति है 1986 वाली। फिर है हमारा रामामूर्ति कमेटी 1990 में, और इसके बाद है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसी का, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये भी बेटा ऐसे टाइप आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया था अब की बार कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसकी नीड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो दो लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में से, हर एक जो यूनिट है हमारी उसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और एक एक शॉर्ट। इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग, यानी कि 16 मार्क्स के। तो इस तरह से 80 नंबर का आपका पेपर ये बनता है। इसके बाद थर्ड यूनिट है बेटा। थर्ड यूनिट में हम जाते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी यूईई। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, हिंदी में इसको ये बोला जाता है। इसी के अंतर्गत हमारा एमडीएम है, यानी मिड डे मील है, एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एमएसए क्या है। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, और प्राइवेटलाइजेशन। इन तीनों में से बेटे जो लिबरलाइजेशन है हमारा, उदारीकरण है, वो भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका 2021 में आया था, थर्ड यूनिट में से लिबरलाइजेशन। इसके बाद है कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना था, आपकी बार आया था। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन इस यूनिट में से आपके आए हैं। अब है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कब आया, कौन सी पॉलिसी के तहत आया, ये भी मैं आपको आगे सिलेबस में करवाऊंगी। फिर है आपका ओपन लर्निंग सिस्टम एंड डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि हमारी दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्यों हमें ये शिक्षा देनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर लास्ट इसी का पॉइंट है आपका मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण क्या है, इसकी इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, लाभ हानि इसकी क्या क्या है, इसकी किसके तहत आलोचना की गई है। तो ये आपका आधुनिकीकरण का टॉपिक है। इसके बाद जो आपकी 4th यूनिट है उसमें आपका आएगा कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारी संस्कृति और शिक्षा क्या है, संस्कृति के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा में कल्चर से रिलेटेड किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ये सारा दिया गया है। इसके बाद आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी कि स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और इसमें एजुकेशन किस तरह से क्या रोल फॉलो करती है। तो इस तरह से इसके बाद है आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है जो, उसका हमारी एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह की हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। और हमारी एजुकेशन के लिए जैसे आपने देखा कि जो अभी ये 2022 का जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने हमारा ये बजट अभी पेश किया था। तो हम देखते हैं कि हर साल हमारा जब बजट आता है तो उसमें एजुकेशन पे कितना 6% है, 10% है, या 15% है हमारी, यानी कि जो हमारी आर्थिक जो हमारी इकोनॉमी है उसका कितना परसेंट हमें एजुकेशन पे पूरे साल में हमें खर्च करना है, तो ये हमारे बजट में दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है, यानी कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसके तहत हमें शिक्षा पर हर साल 15% उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है या 10% इन्वेस्ट करना है, वो इसमें दिया गया है। इसके बाद क्या है हमारा एजुकेशन फॉर टेक्निकल एम्पावरमेंट, यानी कि तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा किस प्रकार उत्तरदायी है, यानी कि हमारा
द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एम्पावरमेंट, इसमें द रोल ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्निकल एम्पावरमेंट, कि तकनीकी सशक्तिकरण में हमारी शिक्षा किस प्रकार लाभदायक है। इसके बाद है हमारा रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सल एजुकेशन है, जो हमारी सार्वभौमिक शिक्षा है, उसमें टीचर का क्या रोल है। और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, इसमें यही दिया गया है कि हमारी जो रिजर्वेशन है, जो हमारा शैक्षिक रिजर्वेशन रखा गया है, चाहे वो हमारी कोई भी कास्ट है, जो एससी है, बीसी है, ओबीसी है, एसटी है, या हमारी कोई भी अदर्स जो क्लास हैं, उनके लिए क्या रिजर्वेशन रखा गया है, क्यों रखा जाता है रिजर्वेशन, इस रिजर्वेशन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो इस तरह से ये चारों हमारी जो यूनिट थी, इनका सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आज जो हमारी मेन जो फर्स्ट यूनिट है, वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।